हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में, मतलब कि ऐसे टिश्यूज जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। आज हमें देखना है परमानेंट टिश्यूज के बारे में, जो कि प्लांट की ग्रोथ में तो हेल्प नहीं करते लेकिन किसी और चीज में हेल्प कर देते हैं। अब कैसे करते हैं तो वो तो आपको इस वीडियो में ही पता चलेगा। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखिए, प्लांट के कुछ क्लासिफिकेशंस देखे थे हमने। प्लांट की क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि जो मेनली जो प्लांट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्लांट टिश्यूज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्लांट नहीं है, प्लांट टिश्यूज डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू। तो ये पार्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया है, जस्ट हम इसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए और उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दैट इज ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम है, ये किसमें हेल्प करेगा, टिप्स में हेल्प करेगा। टिप्स मतलब स्टेम और रूट्स की जो टिप्स है उसमें हेल्प करेगा, उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, सो दैट कि प्लांट की जो हाइट है वो बढ़ जाए और जो रूट्स है वो भी अच्छे से ग्रो कर जाए। सेकेंड जो लेटरल मेरिस्टेम है, ये क्या करता है, ये डायामीटर इंक्रीज करता है। डायामीटर इंक्रीज करेगा, किसका डायामीटर इंक्रीज करेगा, ये प्लांट के स्टेम का डायामीटर इंक्रीज करेगा, मतलब कि जो उसकी थिकनेस है प्लांट की उसको बढ़ा देगा। तो डायामीटर को इंक्रीज किया या कहाँ पर क्या किया उसने, थिकनेस को इंक्रीज कर दिया। तो ये कहाँ पर होगा, स्टेम के साइड्स में होगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होगा, इंटरनोड्स पे होंगे। इंटरनोड्स पे क्यों, वो इंटरनोड्स की लेंथ को बढ़ा देंगे। अब ये इंटरनोड क्या था, तो 2 नोड्स के बीच का, मतलब अगर प्लांट के अंदर यहाँ पर अगर रूट ये लीफ निकल रही है, यहाँ से भी एक लीफ निकल रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये 2 पॉइंट्स जो है ये क्या है, नोड है। जहां से लीफ निकल रही है उसको हम क्या कहते हैं, नोड। और 2 नोड्स के बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड। तो ये जो इंटरनोड है वहां पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सो दैट कि इंटरनोड की साइज जो है वो भी इंक्रीज हो जाए। फाइन, चलिए, ये तो हुआ हमारा थोड़ा सा क्विक रिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अब आ जाता है हमारे परमानेंट टिश्यू पे, जिसको कि आज हमें डिस्कस करना है। एक्चुअली परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या हुआ, परमानेंट का मतलब वो जो परमानेंट हो चुके हैं, अब उनको कहीं नहीं जाना है। होता नहीं है, जॉब्स के अंदर भी अगर हम देखें तो हम बोलते हैं कि ये परमानेंट है या नहीं है। परमानेंट का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट जॉब ले लो, परमानेंट ही है, पूरी उम्र वहां बैठ सकते हैं। प्राइवेट में नहीं बैठ सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं वो परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पर भी परमानेंट का मतलब वही है कि जिसका कुछ नहीं हो सकता। अब आप कुछ भी कर लो, उन टिश्यूज को आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो टिश्यूज कौन से होते हैं, परमानेंट टिश्यूज होते हैं। अब कुछ नहीं कर सकते का क्या मतलब हुआ, यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या हो रहा था, जो सेल है वो डिवाइड हो रहे थे, जो टिश्यूज थे वो डिवाइड हो रहे थे कंटिन्यूअसली। लेकिन अगर उनका डिवाइड होना बंद हो गया तो वो क्या होंगे, परमानेंट हो जाएंगे। अब वो चेंज नहीं होने वाले हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, परमानेंट टिश्यू हो जाएंगे। उस परमानेंट टिश्यू में भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिंपल, सेकेंड है कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब क्या होता है, सिंपल का मतलब होता है बहुत सिंपल, जिसको समझना आसान हो। फाइन, अब अगर सिमिलर टाइप के सेल से मिलके बना है कोई टिश्यू, उसको तो हम कह देंगे सिंपल टिश्यू है। और अगर बहुत सारे टाइप के सेल से मिलके बना है तो हम उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्यों कहेंगे, तो भाई सिंपल टिश्यू का मतलब क्या हुआ, सिमिलर टाइप के सेल है, मतलब अगर पढ़ने की बारी आएगी ना तो एक ही सेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बस हमारा सिंपल टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करेंगे तब क्या होगा, बहुत सारे सेल के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, तो इतना पढ़ना कॉम्प्लेक्स ही तो होता है। तो बस फिर ये कौन सा टिश्यू हुआ हमारा, सिंपल टिश्यू, और दूसरा कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब इस सिंपल टिश्यू को भी आगे फर्दर डिवाइड कर दिया, सिंपल टिश्यू को भी आगे फर्दर डिवाइड किया है। सिंपल टिश्यूज को डिवाइड करा तो क्या मिला हमें, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सिंपल टिश्यू भी आगे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा, सेकेंड वन इज कोलेनकाइमा एंड द थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। तो फर्स्ट वन कौन सा है, पैरेन्काइमा है, देन कोलेनकाइमा एंड उसके बाद कौन सा है हमारा, स्क्लेरेन्काइमा है। अब पैरेन्काइमा भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पैरेन्काइमा को भी हम आगे क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर लेते हैं, चलिए। तो फर्स्ट होगा वो होगा हमारा एरेन्काइमा। एरेन्काइमा, एरेन्काइमा को आपको याद रखना है एयर से, एरेन्काइमा को आपको एयर से याद रखना है। फाइन, सेकेंड होगा आपका क्लोरेन्काइमा, सेकेंड वन विल बी क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, क्लोरो क्लोरो कुछ याद आ रहा है, क्लोरोफिल याद आ रहा होगा, क्लोरो क्लोरो से, तो बस यही है। क्लोरेन्काइमा को कैसे याद रखेंगे, हम क्लोरोफिल से याद रखेंगे। अब कैसे, तो उसके लिए तो आपको पूरा आगे देखना पड़ेगा, ठीक, इसका सारा एक्सप्लेनेशन देखेंगे तभी समझ में आ पाएगा ये तो। चलिए, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। सो
हाँ, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए हम उसको बाद में देखेंगे। सिर्फ अभी नाम देखना है कि जाइलम और फ्लोएम होता है, और ये नाम आपने ऑलरेडी सुने हुए हैं, पता है हमें क्या होता है, लेकिन हाँ उसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है जिसको कि हम पढ़ेंगे बाद में। अभी हम डिस्कस करते हैं एक बार सिंपल टिश्यू के बारे में, और उससे भी पहले परमानेंट टिश्यू, कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे इनके टाइप्स के बारे में। चलिए, सो परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जो अपनी डिवाइड होने की कैपेसिटी को खो चुका है। एक ऐसा सेल, एक ऐसा टिश्यू जो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा था, डिवाइड वो हो रहा था, अपनी ग्रोथ कर रहा था, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद में उसने अपना डिवाइड होना जो है वो खो दिया, हो गया, वो भूल गया होगा बेचारा। ठीक है, कोई चीज भूल जाता है ना हम भी, तो बस याददाश्त चली गई इसकी भी, अब वो डिवाइड नहीं हो रहा, और डिवाइड नहीं हो रहा इसका मतलब वो कौन सा टिश्यू हो गया? परमानेंट टिश्यू हो गया। तो देखो, परमानेंट टिश्यूज आर दोज दैट हैव रीच्ड फुल मैच्योरिटी एंड हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। ये अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को खो चुके हैं, कंप्लीट मैच्योर हो चुके हैं, अब इनको और मैच्योर होने की जरूरत नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस आ गया इनके पास में। तो अब ये कौन से हो गए? परमानेंट टिश्यू हो गए। और अगर हम देखें तो एक और क्या हो सकती है इसकी डेफिनेशन, कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये कब फॉर्म किए जाते हैं? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करना बंद कर देते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड हो रहे लास्ट में क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? अब ये डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि जो प्रोसेस है ना, कि पहले क्या था? डिवाइड हो रहा था, अचानक से क्या हो गया? बंद हो गया डिवाइड होना। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? इस प्रोसेस को हम कह देते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कह देते हैं। डिवाइड हो रहा था तब तक वो कौन सा था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। जैसे ही उसने डिवाइड करना बंद किया, तो डिवाइड होना बंद करेगा तो उससे पहले वो अपनी एक पर्टिकुलर साइज को एक्वायर कर लेगा, पर्टिकुलर अपना एक शेप ले लेगा, पर्टिकुलर अपना एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, और उसी डिफरेंशिएशन की वजह से जो टिश्यूज बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है कि डिफरेंशिएशन की वजह से बहुत सारे टाइप के परमानेंट टिश्यू बनते हैं। कैसे होता है ये डिफरेंशिएशन? तो पहले जो सेल था वो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा था, उन सेल से जो टिश्यूज बने थे वो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे थे, तब तक वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी डिवाइड होने की कैपेसिटी को खो दिया, अब वो डिवाइड नहीं होंगे। तो अगर वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? डिवाइड नहीं हो रहे इसका मतलब वो परमानेंट टिश्यू बन चुके हैं। तो वो एक पर्टिकुलर साइज, एक पर्टिकुलर शेप को एक्वायर कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन उनको असाइन कर दिया जाता है कि अब आपको यही फंक्शन परफॉर्म करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, अब आप मैच्योर हो चुके हो, आपको सारा एक्सपीरियंस आ चुका है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन की वजह से बहुत सारे टाइप के परमानेंट इश्यूज जो होते हैं वो बनते रहते हैं। फाइन, आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई कि परमानेंट इशू बेसिकली होता क्या है। नाउ, अब परमानेंट टिश्यू के जो हमने दो टाइप देखे थे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, उसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल टाइप ऑफ टिश्यूज को। सिंपल टाइप ऑफ टिश्यूज मतलब एक सिंगल टाइप के टिश्यू से सिंगल टाइप के सेल से मिलके बने हैं। ये क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब भी यही होता है, सिंगल टाइप के सेल से मिलके बने हैं तो होमोजीनियस होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल टाइप, यूजुअली विद द सेम ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऐसे सेल्स जिनका फंक्शन सिमिलर है, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, जिनका ओरिजिन भी सेम जगह से हुआ है, बिल्कुल 100% सिमिलर है, मतलब एक होता है जुड़वा बहन हम जिनको बोलते हैं ना, तो बस ये सारे सेल कैसे होंगे? जुड़वा होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होंगे। तो उन्हीं को ज्वाइन करके क्या बना दिया जाता है? टिश्यू बना दिया जाता है, और जिसे हम कहते हैं सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू। अब अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास में एक ये ब्लू कलर का टिश्यू है और राउंड शेप का टिश्यू है, तो मैंने क्या किया? इन्हीं को ज्वाइन कर दिया। इन्हीं को ज्वाइन करके मैंने बोला भाई तुम लोग सब वैसे भी घूम ही रहे हो, तो काम करो, ये वाला काम कर लो मेरा, ठीक है? तो इन सब ने हाँ बोल दिया, तो ये जो पूरा एक ग्रुप बना है क्या बन गया? अब ये टिश्यू बन गया। अब इस टिश्यू को मैंने क्या किया? एक पर्टिकुलर वर्क असाइन कर दिया कि भाई अब आपको सिर्फ ये एक काम करना है बस, सबको मिलके, तो ये भी खुश हो जाएंगे। तो ये कौन सा टिश्यू हो जाएंगे? सिंपल टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। चलिए, अब सिंपल टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू भी आगे फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट्स के अंदर। 3 पार्ट्स में से फर्स्ट टाइप कौन सा है? पैरेन्काइमा। सेकेंड टाइप कौन सा है? कॉलेनकाइमा टिश्यू। एंड द थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। अभी सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा टिश्यूज है, दे आर लिविंग, ये एक्टिव होते हैं। लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है ये डेड हो जाता है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू डेड होता है, यानी कि ये एक अकेला ऐसा है जो कि डेड टिश्यू है, बाकी ये दोनों डेड टिश्यू नहीं है। फाइन, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू से। पैरेन्काइमा टिश्यू कैसा होता है, क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और
ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये सारा कुछ हमें इसके अंदर देखना है। तो देखो पैरेन्काइमा टिश्यू होता कैसा है, तो द सेल्स हैव राउंड और एलोंगेटेड शेप। इस सेल का शेप कैसा होगा, बिल्कुल राउंड होगा या एलोंगेटेड होगा। एलोंगेटेड का मतलब होगा थोड़ा सा लंबा शेप होगा इसका। तो ये टिश्यू राउंड भी हो सकता है, ये टिश्यू एलोंगेटेड, देखो ये इस तरह का भी हो सकता है। यहाँ पर देख लो ये कैसा नजर आ रहा है आपको, राउंड शेप का नजर आ रहा है। यहाँ पर ये कैसा नजर आ रहा है, एलोंगेटेड नजर आ रहा है। बस द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज। जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। मोस्टली जो सेल वॉल्स होती है वो सेल्यूलोज की ही बनी होती है। तो पैरेन्काइमा में भी क्या होगा, सेल्यूलोज की बनी है। थिन वॉल्ड होते हैं सेल, आपके जो सेल होती है सेल है वो थिन वॉल्ड होता है, मतलब कि उसकी सेल वॉल जो है बहुत थिन होती है। देखो पॉइंट्स जो है ना वो क्या क्या बोल रहा है ये पॉइंट्स के अंदर। चलिए पॉइंट्स ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट है इसका शेप क्या होता है, इसका शेप होता है राउंड हो सकता है इसका शेप, या फिर इसका शेप जो है वो एलोंगेटेड हो सकता है। एलोंगेटेड का मतलब ये लंबा हो सकता है। उसके बाद हमने क्या कहा कि भाई इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी है, थिन सेल वॉल है। थिन सेल वॉल है, लेकिन ये सेल वॉल बनी किससे है, तो सेल वॉल जो बनी है वो है सेल्यूलोज से। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। फाइन। अब द सेल्स हैव वैक्यूल्स, इनके अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं, बहुत स्मॉल, बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, जो कि हमें यहाँ भी नजर आ रहे होंगे। देखो कितना बड़ा सेल है ये कितना बड़ा सेल है, और न्यूक्लियस को कंपैरेटिवली देखो बहुत छोटा न्यूक्लियस है ये। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, न्यूक्लियस वेरी स्मॉल न्यूक्लियस होगा। और इसके अंदर क्या होगा, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, इट हैज सम वैक्यूल्स। वैक्यूल्स यू नो वेरी वेल कि वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट क्या होते हैं ये, तो ये प्लांट सेल के अंदर थोड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल सेल में छोटे वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल्स होंगे। वैक्यूल्स का मतलब हो गया कि उस सेल के अंदर कुछ खाली स्पेस, और उस खाली स्पेस में क्या होता है, कुछ चीजें स्टोर की जाती है बस। तो जो खाली स्पेस है उसे ही हम क्या कह देते हैं, वैक्यूल्स कह देते हैं। तो इस पैरेन्काइमा के अंदर ये वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये सेल कैसे होता है, ये सेल होता है लिविंग सेल्स, ये सेल लिविंग सेल्स होते हैं। अब जो वैक्यूल्स है इसके अंदर, ये पैरेन्काइमा सेल सब जगह पे प्रेजेंट होंगे, और ये काम क्या करेंगे, ये फूड को स्टोर करने का काम करेंगे। अगर ये फूड को स्टोर करने का काम कर रहे हैं तो वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं इनके लिए, बिकॉज स्टोरेज का जो काम होता है वो वैक्यूल्स के अंदर ही होता है, सेल के और किसी पार्ट के अंदर नहीं होगा। सिर्फ वैक्यूल्स ऐसा एक स्पेस होता है जहां पर हम किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो पैरेन्काइमा इज अ काइंड ऑफ सेल जो क्या करता है, फूड को स्टोर कर रहा है। और अगर फूड को स्टोर कर रहा है तो एक थैला भी तो होना चाहिए ना उनके पास में, तो बस उसी थैले को हम कह देते हैं वैक्यूल, जो कि इस पैरेन्काइमा के पास में प्रेजेंट होता है। नाउ इसका जो प्रोटोप्लाज्मा होता है वो लिविंग होता है, बहुत डेंस होता है। और ये इसका मतलब क्या होगा, ये सेल भी लिविंग हो जाएगा, ये डेड नहीं होगा। और दे आर यूजुअली लूजली अरेंज। लूजली अरेंज्ड का मतलब क्या हुआ, जो इंट्रासेल्यूलर गैप्स होते हैं वो कम होते हैं। इंट्रासेल्यूलर गैप का मतलब क्या हो गया कि जो दो सेल है जब वो कनेक्टेड है, बहुत सारे टिश्यूज है, टिश्यू का मतलब क्या होता है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। तो बहुत सारे सेल्स को जब कनेक्ट किया जाता है और बीच के अंदर अगर गैप रह जाए उसे हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर गैप्स। तो यहाँ पर जो इंट्रासेल्यूलर गैप है वो ज्यादा है। यहाँ देख लीजिए, ये एक सेल है, ये आपका सेकेंड सेल हो गया, ये नेक्स्ट सेल है, ये एक और सेल आ गया, फिर ये एक और आया, ये इसका फ्रेंड एक और आ गया। अब क्या होगा, इनके बीच में चेक करो, इनके बीच में यहाँ देखो ये क्या है, स्पेस है। यहाँ पर भी क्या हो गया, स्पेस हो गया। तो ये स्पेसेस क्या है, इन्हीं को हम कह देते हैं इंट्रासेल्यूलर गैप्स। तो इन इंट्रासेल्यूलर गैप के ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो सेल्स है वो लूजली पैक्ड है, बहुत लूज है, बहुत थोड़ा दूर दूर है, थोड़ा गैप है बीच के अंदर। अगर टाइटली पैक होते इसका मतलब क्या होता, पार्टिकल्स के बीच में, सेल्स के बीच में गैप नहीं है। लेकिन यहाँ पर लूजली पैक है, इसका मतलब सेल के बीच में गैप तो है। यानी कि कौन सा गैप है, इंट्रासेल्यूलर गैप्स है। कौन सा गैप है इनके बीच में, इंट्रासेल्यूलर गैप है इसके बीच में, इंट्रासेल्यूलर गैप्स प्रेजेंट। फाइन। तो ये सारी क्या हो गई, ये तो क्वालिटीज हो गई इस पैरेन्काइमा सेल की। इस पैरेन्काइमा सेल की ये सारी क्या है, क्वालिटीज है कि भाई सेल कैसा होता है। तो सेल तो बड़ा होता है लेकिन उसका न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। टिश्यूज को जब टिश्यू बनाते टाइम पे जब सेल को कनेक्ट किया जाएगा तो सेल्स जो होते हैं बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, इंट्रासेल्यूलर गैप्स होता है बीच के अंदर। पैरेन्काइमा ऐसा सेल है जो फूड को स्टोर करता है। दैट मीन्स कि उसके अंदर वैक्यूल जरूर प्रेजेंट होगा, वरना वो स्टोर कहाँ करेगा,
उसके अलावा ये लिविंग होते हैं, सेल वॉल जो है वो बहुत थिन होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है, एंड ये राउंड एंड एलोंगेटेड होते हैं। फाइन, तो ये तो हो गई इस सेल की क्वालिटीज। नाउ अब आ जाते हैं पैरेन्काइमा के टाइप पे। पैरेन्काइमा के भी कितने टाइप है? 2 टाइप है। अब ये जो पैरेन्काइमा है इसके 2 टाइप के अंदर देखो, फर्स्ट क्या है? क्लोरेन्काइमा, एंड द सेकेंड वन इज एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा को नाम से ही याद रखना है कि क्लोरोफिल, क्लोरेन्काइमा से क्या निकालना है? क्लोरोफिल निकालना है। इसका मतलब है कि ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या कह देंगे? क्लोरेन्काइमा कह देंगे। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। एक ऐसे टाइप के टिश्यूज जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो काम क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस, मतलब कि खाना बनाने का काम करेंगे, किचन है वहां पर उनका, तो उसे हम क्या कह देंगे? क्लोरेन्काइमा कह देंगे। नाउ व्हाट अबाउट द एरेन्काइमा? एरेन्काइमा को तो नाम से याद रखना है, इसको भी नाम से ही याद रखना है। क्या कहना है? एयर। एरेन्काइमा को किससे याद रखना है? एयर से याद रखना है। फाइन, एरेन्काइमा होता किसके अंदर है? तो ये हाइड्रोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एरेन्काइमा ओनली हाइड्रोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वाटर प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स जिनको हम कह सकते हैं। वाटर प्लांट नहीं, एक्वाटिक प्लांट जिनको हम कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स किसको कहते हैं? एक्वाटिक प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। फाइन, एक्वाटिक प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट जो कि पानी के अंदर रहते हैं। अब पानी के अंदर भी कौन से होते हैं? हाइड्रोफाइट्स जो कि फ्लोट करते हैं। तो मेनली जो एरेन्काइमा है वो कहाँ होगा? वो फ्लोटिंग प्लांट्स के अंदर होगा। जो फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे आपका लोटस हो गया, लिली हो गया, तो फ्लोटिंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है? एरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, एरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे टिश्यूज है जिनके अंदर क्या फिल्ड होती है? एयर फिल्ड होती है। कुछ ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर क्या होगा? एयर फिल होगी। अब देखो, जिसकी डेंसिटी होती है ज्यादा पानी से, वो चीज क्या होती है? डूब जाती है। लेकिन अगर पानी से डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी जो है वाटर से कम है, वाटर से उसकी डेंसिटी क्या है? कम है, इसका मतलब क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है, पानी की डेंसिटी है ज्यादा, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है कम, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट कर जाएगा। और अगर हम बात करें हमारे लोटस प्लांट की, तो लोटस प्लांट में भी क्या होता है? एयर, एरेन्काइमा होता है। एरेन्काइमा का मतलब ऐसे टिश्यूज जिसके अंदर एयर फिल होती है, और एयर की जो डेंसिटी होती है वो हमेशा वाटर से कम होती है। दैट इज वाई ये जो प्लांट्स है, ये देखो, ये फ्लोट करेंगे, और ये पूरे टाइम फ्लोट ही करेंगे, ये कभी भी डूबेंगे नहीं। फाइन, तो ये कंटिन्यूअसली फ्लोट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ एरेन्काइमा। ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर एयर फिल्ड है, तो उनको हम कहते हैं एरेन्काइमा। किसमें वो प्रेजेंट होते हैं? ये सिर्फ हाइड्रोफाइट्स, मतलब कि एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, फ्लोटिंग प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट होंगे। फाइन, अगर फ्लोटिंग प्लांट्स नहीं है, सिंकिंग प्लांट्स जो कि अंदर ऑलरेडी सबमर्ज प्लांट जो होते हैं, पानी के अंदर जो सबमर्ज हो चुके हैं, उनके अंदर एरेन्काइमा नहीं होता है। अगर एरेन्काइमा होता तो वो फ्लोट कर जाते, एरेन्काइमा नहीं है इसीलिए वो फ्लोट नहीं कर पाते हैं। फाइन, तो एरेन्काइमा जो है क्या देता है? बायोन्सी प्रोवाइड करता है। तो इस बायोन्सी वर्ड से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपने अपने फिजिक्स के एक चैप्टर में पढ़ा है बायोन्सी क्या होता है। एक ऐसा फोर्स जो पानी लगाता है, पानी जो है, वाटर जो है, या लिक्विड कोई भी हो, वो ऊपर की तरफ लगाता है। फ्लूइड हो सकता है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड भी होगा और गैसेस भी होंगी। वो हमेशा क्या करती है? ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है सारे ऑब्जेक्ट्स पे। तो जब वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं सारे ऑब्जेक्ट पे, उसे हम कह देते हैं बायोन्सी। अगर मैं एक कंटेनर लूं, इस कंटेनर के अंदर क्या फिल्ड है? इस कंटेनर के अंदर वाटर फिल्ड है। फाइन, अब इसके ऊपर ना छोटी सी हमने रखी है एक डक, छोटी सी हमने क्या रखी है? डक रखी है। नहाते टाइम बच्चों के पास जो रखते हैं डक, वो। अब उस डक को हमने क्या किया? प्रेस किया, तो वो तो ऊपर की तरफ ही आ रही है, वो अंदर जा ही नहीं रही है। ऊपर की तरफ क्यों आ रही है? क्योंकि पानी उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? बायंट फोर्स कहते हैं, और इसी को कह देते हैं बायोन्सी। फाइन, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो बायोन्सी फील करता है वो फ्लोट करता है, और फ्लोट अभी कौन कर रहा है? लोटस प्लांट कर रहा है, जिसके अंदर क्या है? एरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट है। फाइन, आई होप कि पैरेन्काइमा इज क्लियर टू यू। नाउ come to the next part of simple type of tissues, that is collenchyma. अब ये collenchyma क्या काम करता है? तो collenchyma flexibility प्रोवाइड करता है। collenchyma provides flexibility। ये क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा क्या? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। किसको? प्लांट बॉडी को। प्लांट बॉडी का जो फ्लेक्सिबल पार्ट होता है वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल पार्ट एक तो जो लीफ है उसकी स्टॉक हो सकती है। लीफ स्टॉक मतलब लीफ यहाँ लगी है, ये क्या है? ये है स्टॉक, लीफ स्टॉक।
ये है लीफ स्टॉक, लीफ स्टॉक। अब ये जो लीफ स्टॉक है ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, मतलब अगर मुझे यहाँ से इस लीफ को तोड़ना है तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, अब मुझे तो यहाँ से तोड़ना है इसको, बट ये घुमाने से भी नहीं टूटेगा, ये तो घूम जाएगा, वापस अपनी शेप में आ जाएगा। क्यों आया, बिकॉज ये फ्लेक्सिबल है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर कहाँ से आई, कॉलेनकाइमा टिश्यूज की वजह से आई। मतलब कि यहाँ पर कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, कॉलेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। क्लाइंबर्स पे आ जाओ। क्लाइंबर्स के ऊपर जो क्लाइंबर्स की जो स्टेम होती है, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, किसी एक सपोर्ट से ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। कैसे चढ़ते हैं, उसके चारों ओर लपेट के। अब जब वो लपेट रहे हैं इसके चारों ओर, तो कैसे, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होती तो स्टेम टूट जानी चाहिए थी, लेकिन वो स्टेम कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है बिकॉज ऑफ कॉलेनकाइमा। इसीलिए वो एक सपोर्ट से ऊपर की तरफ चढ़ जाती है और इसीलिए उनको हम क्लाइंबर भी कहते हैं। यहाँ देख लो टेंड्रिल्स को, ये क्या है, ये है टेंड्रिल्स। ये टेंड्रिल्स क्या कर रहे हैं, ये टेंड्रिल्स किसी एक सपोर्ट पे या किसी टहनी पे, किसी डाली पर अपने आप को लपेट रहे हैं। क्यों लपेट रहे हैं, बिकॉज ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, लटके हुए ऐसे रह नहीं सकते, इसीलिए क्या करते हैं, अपने आसपास कोई भी एक सपोर्ट दे के उसके आगे लपेट लेते हैं अपने आप को। और नहीं भी होगा तो भी ये आपको इस तरह से राउंड शेप में, कर्लियर में ही नजर आएंगे, मैगी के शेप के नजर आएंगे टेंड्रिल्स आपको। तो इसका मतलब क्या है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कहाँ से आई, कॉलेनकाइमा की वजह से आई। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज देखो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब ये होते कैसे हैं, तो ये होते हैं लॉन्ग एंड थिक वॉल्ड होते हैं। जो सेल्स होते हैं इसके देखो इस तरह के होते हैं, लॉन्ग होते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं। फाइन, तो मैं यहाँ एक बार पॉइंट्स आपके लिए लिख देती हूँ। लॉन्ग सेल्स होते हैं ये होते हैं थिक वॉल, मतलब इनकी वॉल जो होती है ना बहुत थिक होती है। आई होप कि आपको दिख भी रही होगी इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो नजर भी आ रही है, ये जो वॉल है ये देखो कितनी थिक है। फाइन, तो ये थिक वॉल होती है इनके अंदर। वैक्यूल्स भी होते हैं इनमें। उसके अलावा सेल वॉल जो है किससे बनी है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से बनी है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, सेल वॉल मेड अप ऑफ cellulose and pectin चलिए, तो ये किससे बना है, सेल्यूलोज से बना है और पेक्टिन से बना है। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ द अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेस इन द सेल्स। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट कम होता है। क्लोरोफिल हमने किस में देखा था, अभी पैरेन्काइमा में देखा था, लेकिन इनके अंदर कम होता है। ठीक है, इनके अंदर ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। It is found in the epidermis and the vascular bundles of dicot leaves. Dicot leaves जो होती है, जो dicot leaves होती है, उनके वास्कुलर बंडल्स में ये पाया जाता है। उसके अलावा और ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा उनकी एपिडर्मिस के पास में। एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, एपिडर्मिस का मतलब होता है स्किन। जहां पर भी नाम आएगा ना एपिडर्मिस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्किन। एक ऐसा पार्ट जो आपकी पूरी बॉडी को कवर करके रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्किन कहते हैं। तो उसी को यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एपिडर्मिस कहेंगे। तो जो प्लांट की जो स्किन होती है वो एपिडर्मिस ही होती है। नाउ, और ये कहाँ होता है, डाइकोट लीफ के वास्कुलर बंडल्स में होता है। वास्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, तो वास्कुलर बंडल्स का मतलब है जाइलम प्लस फ्लोएम, जाइलम प्लस फ्लोएम, और दोनों को जब एक साथ लेते हैं कंबाइन ही, तो हम इसको क्या कहते हैं, वास्कुलर बंडल्स कहते हैं। नाउ दी सेल्स हैव वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेसेस। स्पेसेस जो होता है वो बहुत कम होता है। इंट्रासेलुलर गैप्स का मतलब जो दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होगा उसे हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेसेस, जो कि इनके अंदर थोड़ा सा कम होता है, बहुत कम होता है। फाइन, आई होप कि आपको दिख भी रहा होगा। और इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन, तो इसके अंदर ज्यादा पॉइंट्स है नहीं याद रखने के लिए। हाँ, लिविंग जरूर होता है प्रोटोप्लाज्मा, इसका भी कैसा होता है, डेंस होता है, लिविंग होता है ये भी, ये डेड नहीं होता है। फाइन, तो कॉलेनकाइमा क्या काम करता है, कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी को। कहाँ कहाँ पर देगा वो फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो देगा लीफ स्टॉक पे, लीफ स्टॉक पे होगी फ्लेक्सिबिलिटी। और कहाँ होगी, टेंड्रिल्स पे हो सकती है। उसके अलावा कहाँ हो सकती है, तो क्लाइंबर्स जो होते हैं उनकी स्टेम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। और वो सारी किसकी वजह से होती है, कॉलेनकाइमा की वजह से होती है। अब जो कॉलेनकाइमा सेल है वो इस तरह से नजर आते हैं, और ये स्ट्रक्चर याद भी करना है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है ये एग्जाम के अंदर। जो सेल वॉल होती है इसकी देखो थिक होती है, वैक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा लॉन्ग सेल्स होते हैं ये, इनकी सेल वॉल जो है वो बनी किससे होती है, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन से बनी होती है। उसके अलावा वैक्यूल्स तो है ही, जो ऑलरेडी हमें अपने देखे थे। फाइन, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कॉलेनकाइमा क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है इसका।
कहाँ इनका यूज आता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा इज द ओनली सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि क्या होता है, डेड होता है। फाइन। अब डेड में ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, तो ये नट शेल्स में मिल सकता है। नट शेल्स का मतलब क्या होता है, जो ये अखरोट का जो ये छिलका हम जिसको बोल सकते हैं, जिसमें से उसको फोड़ के अखरोट निकाला जाता है। तो सॉफ्ट जो अखरोट होगा हमारा, जो फ्रूट होगा वो कहाँ है, अंदर की तरफ है। और जो आउटर पोर्शन है वो क्या है, डेड पार्ट है। उस डेड पार्ट जो है, उस डेड पार्ट को बनाया किसने है, स्क्लेरेंकाइमा ने बनाया है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है कि जो नट शेल्स होते हैं वो नट शेल्स कौन से टिश्यू से बने होते हैं, या फिर ये जो आपके कोकोनट है, कोकोनट का जो हस्क है वो कौन से टिश्यू से बना होता है, तो ये बने होते हैं स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू से। इट इज अ काइंड ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है ये। और इनसे क्या बना होता है, इनसे बने होते हैं नट शेल के, जो नट शेल है वो इनसे बना होता है स्क्लेरेंकाइमा से। हस्क ऑफ कोकोनट है, स्क्लेरेंकाइमा से बना होगा। हाँ, वीन्स जो है, जो लीफ की वीन्स होती है, जो हार्ड होती है वीन्स, उन वो भी किससे बनी होती है, इसी स्क्लेरेंकाइमा से बनी होती है। तो देखो कौन कौन हो गया, नट शेल हो गया, वीन्स ऑफ लीफ हो गई, ये हो गया हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट का क्या मतलब होता है, जो कोकोनट का छिलका होता है ना, जिसको खींच खींच के निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि वो फोड़ने वाला, नहीं, वो तो फिर भी अंदर है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इस आउटर वाले, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, हस्क ऑफ कोकोनट कहते हैं, जो कि किसका बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा से ही बना होता है। फाइन। आई होप कि इतनी चीज तो क्लियर है कि स्क्लेरेंकाइमा यूज कहाँ आता है। इट्स अ काइंड ऑफ डेड टिश्यू। यूज कहाँ आ रहा है, तो देखो नट शेल, वीन्स एंड हस्क ऑफ कोकोनट, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। फाइन। चलो अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, कि स्क्लेरेंकाइमा का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो देखो, टिश्यूज डेड होते हैं, वी नो वेरी वेल कि डेड टिश्यूज हैं, वेरी हार्ड एंड रिजिड इन टेक्सचर। अब डेड होने के बाद तो बहुत रिजिड ही तो होगा, हार्ड ही तो होगा। नहीं भी याद है तो नट शेल को देख लेना, कैसा होता है, बहुत रिजिड होता है, बहुत हार्ड होता है टेक्सचर के अंदर। उसका टेक्सचर बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होता, बहुत सॉलिड शेप का होता है वो। फाइन। तोड़ने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। नाउ सेल्स आर जो थिक वॉल्ड होते हैं, सेल्स थिक वॉल्ड है और विद वेरियस साइज होंगे। साइज इनकी चेंज होती रहती है, शेप चेंज होती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई पर्टिकुलर फिक्स साइज नहीं है इनकी, फिक्स शेप नहीं है, लेकिन हाँ थिक वॉल्ड होते हैं ये। these provide mechanical support and rigidity to the plant। ये मैकेनिकल सपोर्ट देने में काम करते हैं। अब जो हार्ड चीजें होती है वो डेफिनेटली डेलिकेट चीजों को प्रोटेक्शन देती है। अब यहाँ देख लो डेलिकेट चीजें कौन सी है, तो इसके अंदर हमारा ये जो अखरोट है ये डेलिकेट है। इस डेलिकेट पार्ट को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, ये नट शेल दे रहा है, जो कि किसका बना है, स्क्लेरेंकाइमा का बना है। यहाँ आ जाओ, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है हमारा, जो नारियल का खाने वाला पार्ट होता है, ये भी कैसा होता है, बहुत डेलिकेट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। अब इसको भी प्रोटेक्शन देने का काम कौन करेगा, हस्क करेगा। तो ये जो हस्क है ये भी किसका बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा, मतलब कि डेड सेल्स का बना होता है, जिन सेल्स की वॉल जो है बहुत थिक होती है। ये क्या काम करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू द लिग्निन। ये लॉन्ग भी होते हैं, नैरो होते हैं, नैरो मतलब थोड़े चौड़े होते हैं, एज द वॉल्स। वॉल्स कैसी है इनकी, वॉल्स लिग्निन से बनी है, और वॉल थिक है, थिक वॉल्ड है, किसकी बनी है, लिग्निन से। सेल्यूलोज की नहीं बनी है, पैक्टिन की नहीं बनी है, किससे बनी है, ये लिग्निन से बनी है। और लिग्निन क्या करता है, इस वॉल को थोड़ा थिक बना देता है। फाइन। नो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस, कहीं पर भी आपको स्पेसेस नजर नहीं आएंगे, इंट्रासेल्युलर स्पेसेस कहीं नजर नहीं आएंगे इस टिश्यू के अंदर, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। देखो ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह का होता है, थिक वॉल्ड हो गए, थिक वॉल्ड है ये। उसके अलावा ये थिक वॉल किसकी है, ये लिग्निन की बनी है। बीच के अंदर इंट्रासेल्युलर स्पेसेस नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं होगा 2 सेल को ज्वाइन किया, 4 सेल को ज्वाइन किया तो बीच के अंदर स्पेस है, बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट होता है स्पेस। फाइन। Now the tissue is present in the stems, around vascular bundles, in the veins of leaves and in the hard covering of seeds and nuts। जो hard covering होती है seeds और nuts की, उनके अंदर भी स्क्लेरेंकाइमा में होता है। नट शेल भी क्या था, हार्ड कवरिंग ही तो थी सीड की, जो बीज था अंदर हमारा, जो अखरोट था, वो जो फ्रूट था, उस फ्रूट की क्या थी, कवरिंग थी वो। फाइन। जो आपकी बादाम आती है, आलमंड्स जो आते हैं, उनके ऊपर भी कवरिंग आती है, उन छिलकों को निकाल के उसके बाद आलमंड्स को निकाला जाता है। वो अलग मैटर है कि हम डायरेक्ट लेकर आते हैं, लेकिन हाँ छिलके तो आते ही हैं। वो छिलका भी क्या है, वो आउटर कवरिंग है उसकी, और वो आउटर कवरिंग किससे बनी है, स्क्लेरेंकाइमा से बनी है। फाइन। तो स्क्लेरेंकाइमा एक बार फिर से देख ले, क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, थिक वॉल्ड है ये, डेड टिश्यू होते हैं इसके,
हार्ड और रिजिड हो जाता है ये, फाइन। लिग्निन से बनी होती है इसकी सेल वॉल, और इंट्रासेल्युलर स्पेसेस के अंदर बिल्कुल भी नहीं होते हैं, फाइन। आई होप कि स्क्लेरेंकाइमा क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज प्रोटेक्टिव टिश्यू। मतलब जैसे कि हमने कहा था सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन एक डिफरेंट टाइप का और सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है जिसको कि हम कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज। लाइक प्रोटेक्टिव टिश्यूज के अंदर 2 पार्ट्स हो जाते हैं। 2 पार्ट्स कैसे होते हैं? द फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस एंड द सेकेंड वन इज कॉर्क। एक होता है हमारा एपिडर्मिस, दूसरा क्या होता है? कॉर्क होता है। कॉर्क का नाम तो सुना ही होगा, एपिडर्मिस तो मे भी नहीं सुना होगा, लेकिन कॉर्क का नाम तो कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। जब सेल की बात की गई थी, जब सेल को डिस्कवर किया गया था, जब रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, तब भी इसका नाम आया था कि कॉर्क के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुआ था और कॉर्क को ही देखा गया था माइक्रोस्कोप के अंदर कि भाई उसके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, फाइन। आई होप कि आपको याद होगा। कॉर्क जो होता है वो डेड सेल्स होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो स्टैम होता है, स्टैम की जो छाल होती है जो इस पेड़ की, उसको हम कह सकते हैं कॉर्क। अब आ जाते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पे जो कि एपिडर्मिस। कॉर्क को हम बाद में देखेंगे। सो एपिडर्मिस क्या होता है? तो एपिडर्मिस बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरी कवरिंग को कहते हैं। अब कवरिंग मतलब इवन अगर हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के ऊपर या किसी भी एनिमल बॉडी के ऊपर जो कवरिंग है वो क्या है? अब चेक कर लो एक बार अपने हाथों को देख के कि आपकी बॉडी पे ऐसी कौन सी कवरिंग है जो पूरी बॉडी के ऊपर सिमिलर है। तो देखो स्किन है और तो कुछ नहीं नजर आ रहा, सिर्फ स्किन ही नजर आ रहा है कि पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो जो ब्लैंकेट टाइप स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? स्किन है। इसका मतलब है कि जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस भी एक तरह की स्किन है। बट अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यूज की, इसका मतलब ये जो एपिडर्मिस है ये हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट की एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, मतलब कि प्लांट की स्किन की बात कर रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं स्किन ऑफ द प्लांट, स्किन ऑफ द प्लांट, या हम इसको कह सकते हैं एपिडर्मल लेयर, या हम क्या कह सकते हैं इसको? एपिडर्मल लेयर कह सकते हैं, एपिडर्मल लेयर। अब ये एपिडर्मल लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इससे हमारी बॉडी के ऊपर एपिडर्मल लेयर मतलब कि जो स्किन है हमारी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? स्किन को हटा के अगर हम देखेंगे तो हमें मसल्स वगैरह सब कुछ नजर आ जाएगा। वैसे ही अगर आप इनके एपिडर्मल लेयर को हटा देते हो तो क्या होगा, या फिर एपिडर्मिस को हटा देते हो तो क्या होगा? होगा ये कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे? तो देखो, प्लांट बॉडी जो होती है वो हमेशा एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर खड़ी रहती है, फाइन। कभी भी वहां से लोकोमोशन नहीं करती है, मतलब मूवमेंट नहीं करती है, कहीं जाती नहीं है, अपने प्लेस को चेंज नहीं करती है। भाई जहां पर प्लांट है वो वहीं पर रहेगा, वो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास हाथ पैर तो है नहीं कि वो चल के चला जाए, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। तो हुआ क्या कि इस प्लांट के ऊपर सर्दी आई तो भी प्रॉब्लम हुई, बारिश आएगी तो भी प्रॉब्लम होगी, ड्राई हैबिटेट में उसको रख लो तब भी दिक्कत है, और अगर वेट हैबिटेट में अगर कहीं रख लेते हैं तब भी प्रॉब्लम है। तो फिर करे क्या? करे ये कि उसके ऊपर एक एपिडर्मिस की लेयर आ जाती है। अब वो लेयर क्या करती है? उस प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब चाहे वो बारिश हो, चाहे गर्मी हो और चाहे सर्दी हो, या पानी के अंदर हो या हवा के अंदर हो, सब जगह पे वो क्या करेगी? वो लेयर उसको प्रोटेक्ट करेगी। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट तरीके के होते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें ड्राई हैबिटेट की तो वहाँ के प्लांट डिफरेंट होंगे। अगर हम बात करें स्नोफॉल जहाँ पर होता है उस प्लेसेस की, मतलब नॉर्थ साइड की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भी क्या होगा? प्लांट जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ट्रीज भी बहुत डिफरेंट होता है। तो ये डिफरेंट होने का कारण क्या हुआ? ये हुआ कि भाई उनके हैबिटेट के अंदर कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस है। उनका जो हैबिटेट है उनके अंदर एनवायरमेंटल चेंजेस है, तो उनसे उनको अगर प्रोटेक्ट होना है, अपने आप को अगर बचाना है, तो अपने आप को एडेप्ट करना पड़ेगा। तो कुछ स्पेशल टाइप के एडेप्टेशंस उनके अंदर होते हैं। उसी में से एक है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस स्किन सबके ऊपर होती है, लेकिन सबकी स्किन जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो अगर प्लांट्स डिफरेंट है तो सिंपल सी चीज़ है कि स्किन भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब ड्राई हैबिटेट वाला प्लांट है या कोई ट्री है तो उसकी स्किन अलग होगी। अगर कोई स्नोफॉल वाली जगह वाला प्लांट है उसकी स्किन अलग होगी। एरियल पार्ट्स होंगे अगर प्लांट के तो उसकी स्किन अलग हो जाएगी। जो प्लांट पानी के ऊपर रहता है या पानी के अंदर सबमर्ज्ड है उनकी स्किन भी डिफरेंट हो जाएगी। कैसे? तो देखें, इन प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स, वो प्लांट जो कहाँ रहते हैं? ड्राई हैबिटेट में रहते हैं। द एपिडर्मिस मे बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। अब ड्राई प्लेस का मतलब क्या हुआ? तो ड्राई प्लेस का मतलब ये होता है कि जहाँ पर है सूखा। सूखा है मतलब समर ज़्यादा होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। कहाँ है?
हमारे यहाँ के रेगिस्तानों में है। फाइन, तो इतनी ज़्यादा गर्मी है तो प्लांट के अंदर से अगर ट्रांसपिरेशन होता रहेगा तो उसको तो पानी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ड्राई हैबिटेट है, मतलब पानी कम है। और पानी कम है और वो भी अगर ट्रांसपिरेट हो जाएगा तब क्या होगा, प्लांट बॉडी को पानी नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ, अब उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो एपिडर्मिस है ये थिक होती है, मतलब कि ड्राई हैबिटेट में जो भी प्लांट्स रहते हैं उनकी एपिडर्मिस थोड़ी थिक होती है ताकि वो उनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। सो ड्राई हैबिटेट में अगर प्लांट्स की एपिडर्मिस थिक हो जाएगी तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन इजीली नहीं हो पाएगा। अब ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर लॉस नहीं होगा, अगर वाटर लॉस नहीं होगा तो प्लांट बॉडी जो है वो बहुत इजीली सर्वाइव कर जाएगी थोड़े भी पानी में। होता नहीं है, कैक्टस की बात कर लेते हैं। कैक्टस के ऊपर क्या होता है, जो एपिडर्मिस होती है, जो उनकी स्किन होती है, उसके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग होती है। वो वैक्स की कोटिंग क्या करती है, वो भी ट्रांसपिरेशन को रोकने में हेल्प करती है। और जो उनकी स्किन होती है, मतलब जो उनकी एपिडर्मिस है, वो बहुत थिक होती है और उस थिकनेस की वजह से ही उनके अंदर से ट्रांसपिरेशन नहीं होता, सो दैट कि पानी का लॉस भी नहीं होता और वाटर लॉस नहीं है। इसका मतलब है कि थोड़े पानी में भी वो रह लेंगे। एक और होता है कि उनके जो स्पाइन्स होते हैं, स्पाइन्स क्या होता है, वो लीव्स होती है, मतलब कि बाकी सबकी लीव्स तो हमने जैसे देखी है वैसे होती है, लेकिन जो कैक्टस होते हैं उनकी लीव्स स्पाइन की फॉर्म में होती है, सो दैट कि ट्रांसपिरेशन ना हो। फाइन, चलिए। नाउ एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो एरियल पार्ट्स वाले प्लांट होते हैं, एरियल पार्ट जो होता है प्लांट का एरियल पार्ट मतलब ऐसा पार्ट जो हवा में है, थोड़ा ऊपर है। अब प्लांट है, सपोज हम ट्री की बात कर लेते हैं, तो ट्री तो कितना बड़ा होता है, और इतने बड़े ट्री का जो ऊपर का पोर्शन है वो कहाँ होगा, हवा में ऐसे ही लटक रहा होगा। इसका मतलब है कि उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, एरियल पार्ट कहेंगे। फाइन, तो एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सेक्रेट्स अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। अब जो एपिडर्मल लेयर होती है एरियल पार्ट्स की, मतलब कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है प्लांट्स का, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है प्लांट्स का, कहाँ की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अभी ड्राई हैबिटेट की। तो उस ड्राई हैबिटेट के अंदर जब जो पार्ट एरियल पार्ट है सबसे ऊपर की तरफ होगा, उसके ऊपर क्या होता है, एक वैक्सी सब्सटेंस जो है वो सेक्रेट किया जाता है, एक वैक्सी सब्सटेंस सेक्रेट किया जाता है जो कि होता है वाटर रेजिस्टेंस। एज आई टोल्ड यू कि जो ड्राई हैबिटेट वाले प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग होती है। तो वो वैक्स की कोटिंग कहाँ से आती है, तो वो जो वैक्सी सब्सटेंस होता है, वैक्सी मटेरियल होता है, वो प्लांट बॉडी खुद सेक्रेट करती है और वो वैक्सी कोटिंग क्या करेगा, वो वैक्सी कोटिंग उसके अंदर से ट्रांसपिरेशन को रोकने में हेल्प करेगा। अब वैक्स की कोटिंग हो जाएगी तो डेफिनेटली उसमें से पानी तो निकल नहीं पाएगा, तो जब वाटर लॉस नहीं होगा तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे। और अगर हमारे यहाँ के प्लांट्स को, मतलब कहीं और के प्लांट्स को अगर ड्राई हैबिटेट में ले जाके रख दिया जाए, जो कि नॉर्मल जिसके अंदर लीव्स है, सब कुछ है, क्या होगा, वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा वो प्लांट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वैक्सी कोटिंग नहीं है, तो उसको पानी ज़्यादा चाहिए होगा। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है, हमारे यहाँ देख लो, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अगर आप रह रहे हो कहीं पे, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ बहुत अगर ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत गर्मी है तो क्या होगा, क्या आपके घर के जो पौधे होते हैं वो उगेंगे नहीं। हम क्या कहेंगे कि गर्मी बहुत थी ना इसलिए जल गए, तो फिर क्या हुआ, खत्म हो गए वो तो। अब हमें नए प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, या फिर जब सर्दियाँ आएंगी उस टाइम पे इनको फिर से हमें अच्छे से केयर करनी पड़ेगी इनकी। तो बस वही चीज़ है कि इनको केयर की ज़रूरत नहीं है। कैक्टस को जाके कहीं केयर थोड़ी ना करते हैं हम बैठ के। वहाँ होता क्या है, उनकी एपिडर्मिस थोड़ी थिक होती है और इस थिकनेस की वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं होता। सेकेंड थिंग कि उसका जो एरियल पार्ट है प्लांट का, वो क्या करता है, वैक्सी सब्सटेंस को रिलीज करता है, सेक्रेट करता है, और वो वाटर रेजिस्टेंस भी होता है। दैट इज़ वाई उसमें से पानी का ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है। तो वाटर पूल वो जो लग रहा था वो वहीं तक आके रुक जाता है, उसके आगे वो पानी जो है वो बाहर नहीं जा पाता है, तो वाटर लॉस नहीं होता है। और अगर आउटर सरफेस पे वैक्सी कोटिंग है तो ये और क्या कर सकता है, दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। एज आई टोल्ड यू कि लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा। उसके अलावा ये किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल इंजरी, कहीं इंजरी हो जाए, या फिर इन्वेशन बाय पैरासाइटिक फंजाई। या तो पैरासाइटिक फंजाई का जो अटैक होता है उससे भी बचाएगा ये आपको। उसके अलावा लॉस ऑफ वाटर से तो वैसे ही बचा ही रहा है उन प्लांट्स को, और ये मैकेनिकल इंजरी को भी बचाएगा। इंजरी का मतलब होता है कहीं चोट वोट लग जाना, और मैकेनिकल इंजरी का मतलब होता है कि भाई इतना बड़ा अगर ट्री होगा या फिर छोटा भी अगर ट्री प्लांट है बट सनलाइट के अंदर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ड्राई हैबिटेट के अंदर है, तो वहाँ पर कोई ना कोई जो है पैरासाइटिक फंजाई वहाँ हो सकते हैं। कुछ उनको मैकेनिकल इंजरी अगर हो जाती है तब भी कौन प्रोटेक्ट करेगा, वो वैक्सी कोटिंग ही प्रोटेक्ट करेगी, और लॉस ऑफ वाटर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। नाउ
Epidermal cells of the roots whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area. अब होता क्या है, जो एपिडर्मिस होती है वो तो पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर है, और अगर वो पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर है तो रूट्स पे भी होंगी, रूट्स भी तो प्लांट का ही एक पार्ट है, तो रूट्स पर भी होंगी। अब रूट्स का काम क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करना, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम है उनका। अब अगर एपिडर्मिस की जो लेयर है अगर ये पानी को ना बाहर जाने देगी ना अंदर जाने देगी तो फिर कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन जो रूट्स के ऊपर एपिडर्मल लेयर होती है, जो रूट्स की एपिडर्मिस सेल होती है रूट्स के ऊपर, वो भी वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। और अगर सपोज हम बात कर रहे हैं इस रूट की, तो इस रूट के ऊपर क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इस रूट के ऊपर, रूट की जो स्किन होती है, रूट की जो एपिडर्मल लेयर होती है, उस लेयर के ऊपर क्या होते हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर हम बात करें तो थोड़ा सा ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, सो दैट कि क्या होगा, इससे ये होगा कि एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाएगा। ये इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे इसके ऊपर, सो दैट कि इसका जो एब्जॉर्प्शन एरिया है वो बढ़ जाएगा। और एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ने से क्या होगा कि वैसे ही इनको तो पानी कम मिल रहा था, तो जब वैसे ही इनको पानी कम मिल रहा है तो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करेंगे, ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे, सो दैट कि जल्दी जल्दी उनको पानी मिल जाए। फाइन, देखो क्या हुआ, रूट्स की जब हमने बात की थी, रूट्स का काम क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। अब वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, अगर ये एपिडर्मल लेयर ऐसे ही वर्क करेगी जो ऊपर की तरफ वर्क कर रही है, थिक है, वैक्सी कोटिंग है, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ की जो एपिडर्मल लेयर होती है वो देखो, एपिडर्मल सेल क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम तो कर ही रहे, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हो गए, मतलब अगर ये रूट का एक पार्ट है तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो फिर वो प्रोजेक्शंस क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, किसके लिए, तो एब्जॉर्प्शन के लिए। फाइन, जहाँ पर कम पानी होगा वहाँ के रूट्स में क्या होगा, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स, अगर हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करें तो एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वहाँ पर जो थिक वैक्सी कोटिंग होती है वो किसकी होती है, क्यूटिन की होती है। और क्यूटिन जो है एक तरह का केमिकल है, केमिकल सब्सटेंस है जिसके पास होती है वाटरप्रूफ क्वालिटी। और ये केमिकल सब्सटेंस आता कहाँ से है, तो ये प्लांट से ही आता है, ये कहीं से जाके खरीद के नहीं लेकर आता है, वो प्लांट खुद ही उनको दे देता है। इसके आउटर सरफेस पे ऊपर क्या होगा, क्यूटिन होगा, और ये याद रखना है, क्यूटिन होगा। और जो क्यूटिन को सेक्रेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्यूटिकल सेल्स। जो क्यूटिन को सेक्रेट करते हैं उनको हम कहते हैं क्यूटिकल सेल्स। आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर होगी कि एक्चुअली हमारी एपिडर्मिस जो है वो होती क्या है। नाउ द मेन थिंग इज कि अगर ये एपिडर्मिस इस तरह से बिहेव करेगी तो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा। अगर पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर ये एपिडर्मिस जो है इस तरह से करेगी, इतनी थिक हो जाएगी, इतनी वैक्सी कोटिंग होगी उसके ऊपर, क्यूटिकल सेल्स जो है वो क्यूटिन को सेक्रेट करेंगे, तो फिर इन प्लांट बॉडी के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कैसे होगा। और थोड़ा बहुत तो ट्रांसपिरेशन भी उनको चाहिए, तो वो सब कैसे होगा, तो वो सब होगा स्टोमेटा के थ्रू। प्लांट की जो लीव्स होती है या कोई ट्री की अगर लीव्स है तो लीव्स के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत माइनर से पोर्स होते हैं। और उन पोर्स को ही हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। जैसे कि ये एक पोर है, ये एक होल जो है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब इस स्टोमेटा को क्या करना है, ये स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, स्टोमेटा के थ्रू पानी का भी एक्सचेंज हो जाएगा, लाइक अगर ट्रांसपिरेशन होना है वो भी हो जाएगा, और साथ ही साथ गैसेस का भी एक्सचेंज हो जाएगा। अब ये तो हुई डबल बात है, कैसे, तो अभी तो हमने कहा कि हमें ट्रांसपिरेशन को रोकना है, और अब हम कह रहे हैं कि उसी एपिडर्मल लेयर पे हमने क्या कर दिया, कुछ होल्स बना दिए जिससे कि ट्रांसपिरेशन भी हो पाएगा, गैसेस का एक्सचेंज भी हो पाएगा। वो इसलिए कि अगर ये होल ओपन होगा तो डेफिनेट सी बात है कि ट्रांसपिरेशन तो होगा ही होगा, लेकिन इसको ओपन होना क्यों जरूरी है, फॉर दी गैसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सॉरी गैसेस ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, अगर गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर ये रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, इनको भी तो ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है, इनको भी तो फोटोसिंथेसिस के लिए सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो फिर ये कैसे करेंगे। इसीलिए प्लांट बॉडी की जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर जो लीफ की एपिडर्मिस है उसके ऊपर होते हैं ये स्टोमेटा, मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को ही कह देते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा के पास में क्या होता है, गार्ड सेल्स लगे होते हैं। स्टोमेटा के पास क्या लगे होते हैं, इस तरह के गार्ड सेल्स लगे होते हैं। और ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ये गार्ड सेल्स इसको गार्ड करने का काम करेंगे। कैसे, तो भाई स्टोमेटा अगर पूरे दिन खुला ही रहेगा तब क्या होगा, बहुत सारा पानी का लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है ये तो, इतना पानी का लॉस तो हमें करना ही नहीं है। अगर इतना पानी का लॉस करना होता तो हम एपिडर्मल लेयर को इतना थिक क्यों बना देते, नहीं,
तो इसको ऐसे तो करना नहीं है। अब हुआ क्या, यहाँ पर जो है 2 गार्ड सेल्स लगे, 2 गार्ड सेल्स जो कि किडनी शेप के होते हैं। देखो गार्ड सेल्स जो किस शेप के होते हैं, किडनी शेप के होते हैं ये। फाइन, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। किडनी बीन्स हम जिनको हम कह सकते हैं, किडनी बीन्स भी कह सकते हो, किडनी बीन्स जैसे ही स्ट्रक्चर है। अब ये क्या करते हैं, ये गार्ड सेल्स प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, मतलब ये सोच समझ के ओपन होते हैं। दैट मीन्स कि अगर इनको लगता है कि नहीं गैसेस के एक्सचेंज की जरूरत है तो ये ओपन हो जाएंगे, और अगर इनको लगता है कि नहीं गैसेस के एक्सचेंज की जरूरत नहीं है तो वो वहां देखो क्लोज हो जाएंगे वो। आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है कि एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एपिडर्मल लेयर इज द स्किन ऑफ द प्लांट। किसी की भी स्किन हो सकती है, बट अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो ये प्लांट की स्किन है। अब प्लांट की स्किन सब जगह पर सिमिलर नहीं रह सकती। अब ऐसे ही देख लो ह्यूमन बींग्स जो है, क्या ह्यूमन बींग की स्किन सिमिलर होती है? अब एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों की हो सकती है सिमिलर, लेकिन अगर मैं एक बहुत बड़े प्लेसेस की बात करूँ, लाइक नॉर्थ की बात करूँ, साउथ की बात कर लूँ, ईस्ट वेस्ट कहीं की भी बात कर लो, जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, स्किन डिफरेंट होगी बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल चेंज। यहाँ पर भी तो यही है, एनवायरमेंट चेंज होगा। अगर एनवायरमेंट डिफरेंट है तो स्किन भी डिफरेंट होगी, और उसी स्किन को हम कहते हैं एपिडर्मिस, और उस एपिडर्मिस के क्या होगा, छोटे छोटे ऊपर पोर्स होंगे जो क्या करेंगे, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करेंगे और ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प कर देंगे। फाइन, और इसके ऊपर लगे होते हैं गार्ड सेल्स, किडनी बीन शेप के गार्ड सेल्स होते हैं जो इसको गार्ड करेंगे कि भाई जब जरूरत है तभी ओपन होना है, अदरवाइज क्लोज ही रहना है हमें। जब भी रिक्वायर्ड है ओपन हो जाओ, और जैसे ही रिक्वायर्ड नहीं है हाथों हाथ ही उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो यहाँ देखो ये जो गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल के ऊपर आपको ये ग्रीन कलर के डॉट्स नजर आ रहे होंगे। इन डॉट्स को ही हम क्या कह देते हैं, इन डॉट्स को ही हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। फाइन, चलिए आई होप कि आपको एपिडर्मिस क्लियर हो गया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कॉर्क। अब कॉर्क क्या होता है, तो जैसे जैसे प्लांट जो है वो ग्रो करता है और ओल्डर होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, जो एपिडर्मिस होती है कुछ पार्ट की, प्लांट की कुछ पार्ट की जो एपिडर्मिस होती है वो डेड होने लग जाती है, और उसी डेड एपिडर्मिस को हम क्या कहते हैं, कॉर्क कह देते हैं। देखो अब एज प्लांट ग्रो ओल्डर द ओल्डर प्रोटेक्टिव टिश्यू, आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन सा था, एपिडर्मिस था। वो क्या हो जाता है, कुछ उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। वो कुछ चेंजेस क्या होते हैं, कुछ चेंजेस ये होते हैं कि वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं, बिल्कुल डेड हो जाते हैं, और डेड होके देखो ये आउटर स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे ही हम क्या कह देते हैं, कॉर्क कह देते हैं। और इनके बीच में कहीं पर भी कोई भी इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं होता है। भाई डेड हो चुके हैं सब, एकदम पास पास आ गई, बहुत हार्ड कवरिंग होती है ना ये तो इस हार्ड कवरिंग के बीच में कहीं पर भी इंट्रासेल्युलर स्पेसेस नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। नाउ a strip of secondary meristem located in the cortex forms layer of cells which constitute the cork। अब क्या होता है, a strip of secondary meristem, secondary meristem की एक strip है जो कहाँ लोकेट होती है, कॉर्टेक्स में, और वो क्या बनाती है, लेयर ऑफ सेल्स बनाती है विद कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्क, कॉर्क के पास में ही बना देती है। कॉर्क के पास में देखो कॉर्क तो ये है, इस कॉर्क के अंदर क्या होगा, इस कॉर्क के अंदर की तरफ जो है ये इस तरह का लेयर ऑफ सेल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाउ सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड सेल्स होता है बिकॉज एपिडर्मिस तो ऑलरेडी थी वहां पर, उसी को तो रिप्लेस किया गया कॉर्क से जब सारे सेल डेड हो गए। नाउ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंट्रासेल्युलर स्पेसेस, इनके बीच में कहीं भी कोई भी इंट्रासेल्युलर स्पेसेस नहीं होता है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, ज्यादा फ्रेंड्स बन जाते हैं ना इतने टाइम रह रहे के, इसीलिए। नाउ दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस दैट्स कॉल्ड सुब्रिन इन देयर वॉल्स। हाँ, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इनकी वॉल्स के ऊपर एक सब्सटेंस होता है जिसको कि हम सुब्रिन कहते हैं। इन्हीं की कॉर्क की वॉल्स जो है, जो आउटर स्ट्रक्चर है स्टेम का, उसके ऊपर क्या होता है, उसके अंदर कुछ सुब्रिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इनकी वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। करता क्या है ये, दैट मेक्स देम इम्प्रीवियस टू गैसेस एंड वाटर। अब स्टेम को भी तो गैसेस और वाटर का एक्सचेंज करना होगा, फाइन, तो स्टेम को भी अगर गैसेस और वाटर का एक्सचेंज करना है और जब इंट्रासेल्युलर स्पेसेस है ही नहीं, तब क्या होगा, वहां पर जो है एक सुब्रिन नाम का सब्सटेंस सेक्रेट होता है, फाइन, और वही क्या है, वही वाटर और गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है, फाइन। तो कॉर्क तो बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो कॉर्क क्या होता है, बाहर आउटर वाली स्ट्रक्चर जो होती है उसे एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से हम इसको छाल भी कह सकते हैं। जो पेड़ की छाल होती है, जो पेड़ के तने की छाल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्क ही कहते हैं। और कॉर्क को देखते ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ ये डेड सेल्स है और ये बिल्कुल एकदम टाइट है, इसका मतलब है ये क्लोजली पैक्ड है। और उसके अंदर से एक लिक्विड, एक बहुत चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, सब्सटेंस होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, सुब्रिन कहते हैं, जो गैसेस और वाटर के एक्सचेंज में हेल्प कर देता है।
फाइन, आई होप कि कॉग आपको क्लियर हो गया है, और अगर ये क्लियर है इसका मतलब है कि आपने प्लांट टिश्यूज को कंप्लीट कर लिया है। प्लांट टिश्यूज में कौन सा पार्ट कंप्लीट किया है हमने? सिंपल परमानेंट टिश्यूज को कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। थैंक यू सो मच।